नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ट्रैवल विद नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। एक शैक्षणिक यात्रा के तहत हम आज लखनऊ से कोटा तक की यात्रा करेंगे। यात्रा के दौरान हमारी चर्चा का मुख्य विषय भारत की शैक्षणिक व्यवस्था पर केंद्रित रहेगा। हमारा यह अंक हमारी माँ के नाम समर्पित रहेगा, क्योंकि हमारी नज़र में उनसे बुद्धिमान महिला हमने आज तक कभी नहीं देखी। ऐसी माँ को हम प्रणाम करते हुए इस यात्रा को प्रारंभ कर रहे हैं। हम लखनऊ के किसान पथ पर आज हमारी यात्रा लखनऊ से कोटा तक की है। रास्ते में हम कानपुर, झांसी से होते हुए जाएंगे। एक लंबी यात्रा, करीब 12-13 घंटा का सफ़र है। देख सकते हैं किसान पथ का सुंदर दृश्य। माय डियर फ्रेंड्स, लखनऊ और कोटा में काफ़ी समानताएं हैं। जहां लखनऊ अपनी नफासत के लिए जाना जाता है, साथ ही यह अपने शैक्षणिक संस्थानों जैसे IIM लखनऊ, कई सारे इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ साथ किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, राम मनोहर लोहिया मेडिकल इंस्टीट्यूट जैसे संस्थानों के कारण प्रसिद्ध है। वहीं कोटा भी अपने कोचिंग संस्थानों के कारण पूरे भारत में एक शैक्षणिक नगरी के रूप में जाना जाता है। पूरे देश के डॉक्टर्स एवं इंजीनियर्स की फैक्ट्री कोटा को कहा जाता है। जहां लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट है, तो वही कोटा में चंबल रिवर फ्रंट है। दोनों शहर बहुत ही सुंदर और सुव्यवस्थित रूप से बसे हैं। लखनऊ में आप उसके हाल ही में जब से वो स्मार्ट सिटी बना है, बहुत ही अच्छी तरह से उसका सौंदर्यीकरण हुआ है। उसी तरह कोटा भी एक स्मार्ट सिटी है और राजस्थान का 5वां सबसे बड़ा शहर है। साथ ही इसका सौंदर्यीकरण तो अद्भुत हुआ है। पूरे भारत में कोटा ही एकमात्र ऐसा शहर है जहां कोई ट्रैफिक लाइट नहीं है, फिर भी ये शहर हमेशा गतिमान रहता है। इस तरह इसकी आधुनिक बसावट की गई है कि यहाँ जल्दी कोई जाम नहीं लगता है। फिलहाल हम किसान पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। हमारी यात्रा में मुख्य रूप से नेशनल हाईवे 27 पर ही रहेगी। यह भारत का सबसे लंबा राजमार्ग एवं पूर्व पश्चिम गलियारा के रूप में जाना जाता है। कहते हैं कि प्रकृति से जब आपसे कोई काम लेना होता है तो वो कई तरह से साजिशें रचना शुरू कर देती है। पिछले कुछ समय से हम एक बुरे दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन हमारा यह पुराना रिकॉर्ड है कि इन विपरीत परिस्थितियों में हम और ज़्यादा मजबूत होकर और ज़्यादा निखर कर इस दुनिया के सामने आते हैं। कुछ समय पहले तक हमने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं भी एक यूट्यूबर बनूंगा और इस तरह आप भारत की शैक्षणिक व्यवस्था पर आपसे परिचर्चा करूंगा।
हमारी शुरुआती शिक्षा हमारी माँ के देख रेख में हुई। उनकी हमेशा से इच्छा रही है कि मैं एक पढ़ा लिखा एक अच्छा इंसान बन सकूं। अब रोड की स्थिति काफ़ी अच्छी हुई। कुछ महीनों पहले हम गए थे तब एक्सप्रेसवे का काफ़ी निर्माण बाकी था। अब काफ़ी बड़ा हिस्सा उसका पूरा हो चुका है और जल्द ही आशा है कि एक्सप्रेसवे चालू हो जाएगा। आप सभी तब कानपुर की यात्रा लगभग 50-55 मिनट की लखनऊ से रह जाएगी। हम लोग इस इंतजार में हैं। उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे वाला प्रदेश है। इसके लिए भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार को हम सभी को धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि अच्छा हम लोग अच्छी रोड सिर्फ अच्छी रोड नहीं होती है, वो आपके जीवन को बचाती है, आपके समय को बचाती है, आपके समय को बढ़ाती है। आप उस समय को अपने अन्य जगह पर यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बहुत जल्द ही चालू होने वाले हैं कानपुर एक्सप्रेसवे, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे। पेट्रोल पंप पर तेल लेने के साथ साथ हम एफएम रेडियो का पेट्रोल भराते हुए आनंद ले रहे हैं। पिछले कुछ समय से भारत में एफएम रेडियो का तेजी से विकास हुआ है। इसके लिए हमें भारत सरकार को धन्यवाद करना चाहिए। साथ ही उन सभी संगीतकारों, गीतकारों एवं गायकों को धन्यवाद करना चाहिए जो हमारी दुनिया को इतना सुंदर बनाते हैं। नवाबगंज पश्चिम बिहार से आगे हम लोग निकल चुके हैं। थोड़ी दूर में उन्नाव है। यात्रा लंबी है, करीब 800 किलोमीटर की यात्रा। सफर आनंददायक है। आगे आने वाला शहर कानपुर है, जो उत्तर प्रदेश की प्रमुख औद्योगिक नगरी है। साथ में यहाँ पर आईआईटी कानपुर, हर्बर्ट बटलर प्रौद्योगिकी संस्थान जैसे शैक्षणिक संस्थान भी महत्वपूर्ण हैं। हम आज भारत की शिक्षा व्यवस्था पर अपनी परिचर्चा करने वाले हैं। हमें यह समझना होगा कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या खामियाँ हैं। हमें आत्ममुग्धता से हटकर आत्ममंथन की तरफ ध्यान देना होगा। हमारे देश में दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशन सिस्टम है। यहाँ लगभग 15 लाख स्कूल, 45,000 कॉलेज और लगभग 1150 विश्वविद्यालय हैं। हमारे यहाँ करीब 25 करोड़ छात्र और लगभग 1 करोड़ शिक्षक हैं। देखने में कितना बड़ा आंकड़ा, कितना आकर्षक आंकड़ा है। हमारी जीडीपी का लगभग 4% के आसपास लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए हमारी शिक्षा व्यवस्था पर खर्च होता है। हम कानपुर नगर में प्रवेश कर चुके हैं। बातें हमारी शिक्षा व्यवस्था पर हो रही थी। इतना बड़ा खर्च, इतना बड़ा एजुकेशन सिस्टम होने के बाद भी हम वैश्विक शिक्षा में कहीं पर भी प्रतिस्पर्धी नहीं रह गए हैं। हालांकि हमारे कुछ संस्थान जैसे आईआईटी, आईआईएम या एम्स जैसे कॉलेजों ने हमारी इज्जत जरूर दुनिया भर में बनाई है, हमारी पहचान बनाई है। फिर भी आगे हमें अभी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। जनसंख्या के हिसाब से दुनिया का
दूसरा सबसे बड़ा देश और भौगोलिक क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सातवां सबसे बड़ा देश होने के बावजूद अभी दुनिया के टॉप 100 शैक्षणिक संस्थानों में भारत का एक भी शैक्षणिक संस्थान नहीं है। यद्यपि आईआईटी बॉम्बे 118वें स्थान पे, आईआईटी दिल्ली 150वें स्थान पे, आईआईटी मद्रास 227, आईआईटी खड़गपुर 222 एवं दिल्ली विश्वविद्यालय 328वें स्थान पर, आईआईटी कानपुर 222वें स्थान पर रहकर देश को एक सम्मानीय दर्जा प्राप्त दिया है। लेकिन अभी हमें और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, जिससे हम दुनिया के टॉप 100 विश्वविद्यालयों में ही नहीं बल्कि टॉप 10 विश्वविद्यालयों या टॉप 10 शैक्षणिक संस्थाओं में हमारे देश के विश्वविद्यालय का नाम आना चाहिए। अगर कायदे से आत्ममंथन किया जाए तो जहाँ प्राचीन काल में भारत दार्शनिकों एवं बुद्धिजीवियों से भरा पड़ा हुआ था, वहीं न जाने कब हमारी शिक्षा व्यवस्था में रटने वाली व्यवस्था का चलन बहुत तेज़ी से साथ बढ़ गया और नंबर आधारित शिक्षा व्यवस्था ने हमें रटने वाली शिक्षा व्यवस्था की तरफ मोड़ दिया, जबकि आज ज़रूरत है सोचने वाली शिक्षा व्यवस्था की तरफ हमें जाने की। तभी हम वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बन सकते हैं। चूँकि हमारी यात्रा कोटा के लिए है, इसलिए अब हमारी परिचर्चा में थोड़ा सा कोटा से जुड़ा विषय भी शामिल रहेगा। कोटा में हर साल लगभग 2 लाख छात्र इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई के लिए होने वाले एडमिशन, जेईई और नीट की प्रवेश परीक्षा तैयारी के लिए जाते हैं। कोटा पूरा शहर कोचिंगों से भरा पड़ा हुआ है। यहाँ पर एक बेहतरीन टीचर आपको शिक्षा देते हैं, कुछ कोचिंग संस्थान हैं, अच्छे संस्थान हैं, लेकिन यहाँ पर आरोप लगता आया है कि यह लोग एक समझ वाली शिक्षा से ज़्यादा रटाने वाली शिक्षा पर ध्यान देते हैं। बातें कुछ हद तक सही भी हैं, क्योंकि 12-14 घंटे बच्चा सोच सकता ही नहीं है। केवल टीचर सोचते हैं, कुछ प्लानिंग बनाते हैं, सिलेबस के हिसाब से एक क्लास चलाते हैं और बच्चे उन्हीं क्लास को ज्वाइन करके उन्हीं क्लास को रट के आगे बढ़ जाते हैं। उनकी क्रिएटिविटी कुछ हद तक इस मामले में कमज़ोर होती है, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो बच्चों की कार्य क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। चूँकि 12-14 घंटा लगातार बच्चा किसी भी क्षेत्र में मेहनत करेगा तो उसकी कार्य क्षमता और नॉलेज तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, जिस पर हम आगे बात करते रहेंगे। सांध्य की बेला है, देखिए सामने सूर्यास्त का समय और साथ में भारत की सुंदर रोड्स आप देख सकते हैं। ये सब आप देख सकते हैं, कितना सुंदर दृश्य है। और हम संगीत का आनंद लेते हुए अपनी परिचर्चा पर आप सभी का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। शिक्षा व्यवस्था पर हमारी परिचर्चा आपको कैसी लगी, इस पे कमेंट ज़रूर करें। कोई अच्छा सुझाव हो तो उसे भी दें, जिससे हम आने वाले अपने अंक में भारतीय शैक्षिक व्यवस्था में उस सुझाव को बोल सकें, लागू कर सकें। आपका सुझाव हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। कृपया लाइक करें, कमेंट करें, ये आपसे हमारा आग्रह है। जहाँ तक कोटा की विशेषताओं की बात है, अपनी सुंदरता से परिपूर्ण यह शहर अपनी पहचान कोचिंग संस्थानों के रूप में ही बनाए हुए है।
भारत के टॉप के 20% इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट कोटा से ही लगभग पढ़े हुए होते हैं या कहीं ना कहीं से कोटा से कनेक्ट होते हैं। यहाँ एक लेबोरियस कल्चर है। कई घंटों की क्लासेज के साथ साथ डाउट क्लासेज और फिर होमवर्क यहाँ के छात्रों का रूटीन है। यद्यपि मैं अगले अंक में कोटा के छात्रों के रूटीन की परिचर्चा करूँगा। आप एक सुंदर नदी का दृश्य देख सकते हैं। सूर्यास्त का समय है। पूरा यात्रा एकदम प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर कोटा की यात्रा। सामने सूर्य अपनी लालिमा बिखेरे हुए, बहुत ही सुंदर एवं मनमोहक दृश्य। ऐसे माहौल में हमने यह यात्रा की, बहुत ही अच्छा लगा। हमें अपनी प्रतिस्पर्धी एवं कड़ी मेहनत के साथ साथ शिक्षा देने के साथ साथ कोटा पर कुछ आरोप भी लगते आए हैं। इधर कुछ वर्षों में कोटा में छात्रों के आत्महत्याओं की संख्या बहुत बढ़ी है और ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि कोटा में शैक्षणिक संस्थानों या कोचिंग संस्थानों के दबाव, पढ़ाई के दबाव के कारण छात्र आत्महत्या कर रहे हैं। क्या आपको लगता है यह बातें सही हैं? हमें तो लग रहा है कोटा के कोचिंग संस्थानों से ज़्यादा हमारे माता पिता जो हैं वो बच्चों के ऊपर ज़्यादा दबाव डाल रहे हैं। वो अपनी महत्वाकांक्षाओं को अपने बच्चों पर थोप रहे हैं और उन्हीं दबाव में बच्चे बहुत ही ज़्यादा तनावग्रस्त हो जाते हैं और ऐसे में ये सब कदम उठाते हैं। साथ ही शैक्षणिक संस्थानों की शायद कमी भी इस दिशा में इंगित कर रही है। हमारे देश में लगभग 23 IIT हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे NIT और अन्य कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेज, डीम्ड यूनिवर्सिटी, ये सब मिलकर भारत की शिक्षा व्यवस्था को संभाले हुए हैं। लेकिन जहां सरकारी कॉलेजों की फीस बहुत ही कम है, जैसे आप IIT से 5 लाख तक में ही अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सकते हैं, वहीं प्राइवेट कॉलेजों से लगभग 20 लाख लग जाता है। इसी तरह MBBS की पढ़ाई आप एम्स से करते हैं तो बामुश्किलन जो खर्च है वो 5 लाख तक का रहेगा, और अगर आप निजी कॉलेजों से या डीम्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं तो लगभग 25 लाख से लेकर 1.25 करोड़ रुपए तक का छात्रों का खर्च हो जाता है। इतना खर्चा करने के बाद वो छात्र एक डॉक्टर बन पाता है और फिर हम उस डॉक्टर से अपेक्षा करते हैं कि वो सेवा भाव से काम करे, जबकि इतना पैसा खर्च होने के बाद शायद किसी भी इंसान के अंदर वो मानवता नहीं बचेगी। क्या हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था बहुत महंगी नहीं है? इस पे हमें विचार करने की ज़रूरत है। बेसिक शिक्षा बहुत ही ज़्यादा सस्ती होनी चाहिए, हमारा ये मानना है। हमारे देश से बहुत सारे छात्र विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं क्योंकि यहाँ के कॉलेजों की फीस भरने का दम देश की 95% आबादी के पास नहीं है। हमारे देश के लोग रूस, कजाकिस्तान, किर्गिजिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल तथा फिलीपींस जैसे देशों में शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं
और वो सभी देश 15 से लेकर 30 लाख के पैकेज में पूरी हमारी बच्चों की एमबीबीएस की पढ़ाई पूरा कर देते हैं। हम टैक्स पेयर को सोचना चाहिए, हम सभी नीति नियंताओं को ये सोचना चाहिए कि हम अपनी शिक्षा व्यवस्था को सस्ता कैसे बनाएं। इसके लिए कुछ सुझाव हैं, जैसे कि सरकारी कॉलेजों की संख्या बढ़ाई जाए। इसके साथ साथ अगर निजी कॉलेज हैं तो उनमें पढ़ने वाले बच्चों को सब्सिडी दी जाए, तो बच्चे आराम से सस्ती शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और बच्चों के ऊपर शिक्षा के खर्च का दबाव, उनके माता पिता के ऊपर शिक्षा के खर्च का दबाव कम होगा। शायद इससे बच्चों के आत्महत्याओं का सिलसिला भी रुकेगा, यह मेरा मानना है। रास्ते में बालाजी होटल एंड रेस्टोरेंट। कुछ यात्री जो रात में देर हो जाती है, कोटा आते समय यहीं पर खाना खाते हैं। ऊपर रहने की भी व्यवस्था है, आप देख सकते हैं। रात्रि का समय है और आप भारत की शिक्षा व्यवस्था, खास तौर पर मेडिकल और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था पर हमारी परिचर्चा का आनंद ले रहे हैं। आज़ादी के बाद भारत शुरुआती दौर में समाजवादी एवं साम्यवादी व्यवस्था की तरफ ज़्यादा झुका हुआ था और देश की ज़्यादातर जिम्मेदारियों को स्टेट उठाते थे। स्टेट अर्थात राज्य, अर्थात भारत राज्य उठाता था। लेकिन 91 या 90 के दशक के बाद भारत पूंजीवाद की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में देश की व्यवस्था प्राइवेट सेक्टर की तरफ बढ़ रही है और उसी का परिणाम है कि शिक्षा व्यवस्था भी प्राइवेट सेक्टर की ओर बढ़ रही है। लेकिन हमें शिक्षा व्यवस्था को मुनाफाखोरी से मुक्त रखना चाहिए। अगर हमारी सोच दूरदर्शी है तो हमारे औद्योगिक संस्थानों अर्थात कारपोरेट्स को ये समझना चाहिए कि भविष्य में हमें कैसे छात्रों की ज़रूरत है, उस हिसाब से शिक्षा को लागू करने का प्रयास करना चाहिए। भारत सरकार को अपने शैक्षणिक सिलेबस में बनाते समय औद्योगिक संस्थानों से भी सलाह लेनी चाहिए, जिससे उनके आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। हमारे कारपोरेट्स को अगर दुनिया भर को लीड करना है तो उन्हें बौद्धिक आयात के स्थान पे बौद्धिक निर्यात पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ह्यूमन रिसोर्स को ज़्यादा डेवलप करने पर ध्यान देना चाहिए। जैसे वो आने वाले अपने प्राकृतिक संसाधनों को इनरिच करते हैं। जैसे चाइना देखिए इस समय रेयर अर्थ मटेरियल को उसने इनरिच कर लिया और पूरी दुनिया को बेच रहा है। उसी तरह हमें अपने मानव संसाधनों को इनरिच करना होगा और उन्हें पूरी दुनिया को बेचना होगा। साथ ही अपनी आवश्यकताओं की भी पूर्ति करनी होगी। तभी हम इस दुनिया में आगे बढ़ सकते हैं, इस दुनिया में सरवाइव कर सकते हैं, हमारा देश महान बन सकता है। हम पेट्रोल पंप पर थोड़ी देर के लिए रुके थे और वहाँ हमने अपनी फोटो खिंचवाई। आप देख सकते हैं रात का समय है, एक साफ सुथरा सुंदर पेट्रोल पंप। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। सामने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का शानदार दृश्य देख सकते हैं आप। अभी शायद
कार्य कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन दिल्ली से कोटा तक का काम पूरा हो चुका है और आगे जल्द ही पूरा हो जाएगा, ऐसी आशा है। हमारी बातें भारत की शिक्षा व्यवस्था पर हो रही थी। अब समय आ गया है कि सरकार के साथ साथ कारपोरेट्स भी भारत की शिक्षा व्यवस्था की कमान संभालें, तभी भारत की शिक्षा व्यवस्था आगे बढ़ सकती है। जिस प्रकार कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसी प्रकार अब समय आ गया है कि कारपोरेट एजुकेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ देश बढ़े। कारपोरेट की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी एजुकेशन के क्षेत्र में हो और वो भी मुफ्त शिक्षा के क्षेत्र में हो। कारपोरेट अपनी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा देश के मानव संसाधनों को विकसित करने में लगाए, तभी ये देश आगे आ सकता है। हम कोटा शहर में प्रवेश कर चुके हैं। हमारे अगले अंक का मुख्य विषय भारत की शिक्षा व्यवस्था में कारपोरेट की भूमिका पर होगी। कैसे कारपोरेट भारत की शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ा सकता है, इस पे हमारी परिचर्चा होगी। हम अपने भैया के साथ आए हुए हैं, उनके सहयोग के बिना हम यह यात्रा, यह परिचर्चा आपको नहीं दिखा सकते थे। उनका इस बात के लिए हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने हमें एक बेहतरीन परिचर्चा करने का हमें अवसर दिया। साथ ही हमें रास्ते में उन्होंने आगे ही पूरे रास्ते अगली सीट पर, फ्रंट सीट पर हमें बैठाए रखा, जिससे हम शानदार वीडियो भी बना सकें, आपको दिखा सकें, कोटा के सुंदर दृश्य को दिखा सकें। देख सकते हैं आप, कोटा का सुंदर दृश्य है। अगले अंक में हम और भारत की शिक्षा व्यवस्था पर बेहतरीन चर्चा करेंगे। धन्यवाद आप सभी को। आप सभी लाइक और सब्सक्राइब करिए, मैसेज करिए, जिससे हम अगले अंक में उसको शामिल कर सकें और आप सभी को हम दिखा सकें कि या बदलते भारत की बदलती शिक्षा व्यवस्था के बारे में दिखा सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।